So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है जहां पर हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, यानी गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र की। तो आज की क्लास में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लॉरेंज बल के कॉन्सेप्ट को हम पिछली क्लास में समझ रहे थे, आज हम उसी के आगे बात करेंगे। सो उम्मीद करते हैं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें आगे हमको क्या डिस्कस करना है, देखिए जरा ध्यान से। ये है किसका फॉर्मूला? ये है लॉरेंज बल का, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियां। स्पेशल कंडीशंस नंबर 1, यहां पर जो थीटा है, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब यह है कि थीटा क्या है? V और B के बीच का कोण, V और B के बीच का कोण। तो V और B के बीच का कोण 0 होने का मतलब V और B दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, मतलब V और B की दिशा एक ही है। और V क्या है? आवेशित कण की गति की दिशा। यानी जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गतिमान है। सपोज चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है ना, इस तरीके से दिखाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, समांतर और एक ही दिशा वाली लाइनों से। और आवेशित कण भी जो है, सपोज ये आवेशित कण है और ये इस डायरेक्शन में गति कर, तो B की दिशा भी वही है और V की दिशा भी वही है। मतलब थीटा कितना है यहाँ पर? थीटा जो है वो 0 डिग्री है। किसके बीच में? V और B के बीच में। बात समझ में आई? तो ये वाला केस है, ठीक है, इस केस की बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0। साइन 0 का मान होता है 0, मतलब कि साइन 0 का मान 0 होने का क्या मतलब आया कि कोई बल नहीं लगेगा। तो इस स्थिति में अगर कोई आवेशित कण इस प्रकार से गति कर रहा होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा आवेशित कण पर। ये न्यूनतम मान है इसका, लॉरेंज बल का। ठीक है, लॉरेंज बल का ये क्या है? ये न्यूनतम मान है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन सेकेंड, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण यहां से आ गया इधर से, है ना। ये आवेशित कण जो है ये यहां से आ गया, सपोज यहां से ऐसे आ गया, ऐसे में, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? ये लंबवत हो जाएगी गति, है ना। तो अगर इस तरीके की गति हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, जरा देखें ध्यान से। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, मतलब F बराबर आ जाएगा क्यू वी बी। और साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसीलिए ये भी क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। साइन 90 का अधिकतम मान, साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1,
तो यहाँ पर हमको साइन का अधिकतम मान मिल रहा है, इसीलिए एफ का भी क्या होगा, ये अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम बल जो है इस केस में लगेगा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसमें गति करेगा। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो भाई बल का न्यूनतम मान कहां पर होगा, जब क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, इसको समझे जरा, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, ये है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब सपोज आवेशित कण रहा ये, आवेशित कण रहा ये ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो इस ये दिख रहा होगा, ये है आवेशित कण हमारा। ठीक है, प्लस है, माइनस है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, हमें नहीं पता। अगर ये ऐसे आ गया, अगर ये कैसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे, ये क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल साथ है ना, 0 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसे में अगर आएगा, समांतर आएगा, तो कोई बल नहीं, ये वाला केस होगा। अगर ये ऐसे आएगा, यहाँ ऊपर से आएगा ऐसे में, या फिर नीचे से जाएगा ऊपर को, है ना, या फिर अंदर से बाहर को, या फिर बाहर से अंदर को, ऐसे, ये हो जाएगा लंबवत गति, है ना, क्योंकि क्षेत्र जो है इधर को है और ये ऐसे में आ रहा है ऊपर से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो मतलब लंबवत गति। तो अगर इस केस में आएगा, इस केस में, तो भाई इस केस में इसको मैक्सिमम फोर्स लगेगा, अधिकतम बल इस पे इस केस में लगेगा जब ये लंबवत गति करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है लॉरेंज बल का। आई होप यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन करी होंगी। जल्दी से नोट डाउन कर लें, जिसने अगर नोट डाउन नहीं करा है तो जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बायोट सेवर्ट का नियम। बायोट सेवर्ट का नियम, बायोट सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, आपके अभी जो टेस्ट होंगे स्कूल में, वहां भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ ये पूछा जाएगा। देखो, बायोट सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि कोई तार है हमारे पास, कोई क्या है, वायर है, तार का टुकड़ा है छोटा सा, ये क्या है, एक तार का टुकड़ा है छोटा सा, है ना। बायोट सेवर्ट नियम इसके ऊपर आधारित है। ये सपोज एक तार का टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है। अब हमको ये बताता है कि इस तार में अगर मैं धारा प्रवाहित करूं, सपोज इस तार में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, धारा नीचे से ऊपर को बह रही है, इसमें सर्किट लगा होगा ना, ये तार का छोटा सा टुकड़ा है, इधर इसमें सर्किट लगा होगा, बैटरी लगी होगी, है ना, ये सारी चीजें, और इसमें स्विच लगा होगा, है ना, तो इसमें धारा जो है ऐसे प्रवाहित हो रही होगी सपोज। ठीक है, तो ये चीज नहीं हम दिखा रहे हैं, ये वाली, बस आप इस बात को समझो। तो सपोज ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण आप क्या जानते हैं, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई, है ना। धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है तार के चारों तरफ। तो बायोट सेवर्ट नियम ने क्या बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसका फॉर्मूला बताया बेसिकली हमको, कि क्या फॉर्मूला होगा, किस फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लिखो, इसमें लिखना, इसमें मेरे साथ साथ लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार
एज इट इज मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में। किसी चालक की अल्प लंबाई, चालक की अल्प लंबाई, अल्प लंबाई मतलब छोटा सा तार होगा, छोटा सा तार होगा, ठीक है, बहुत लंबे तार के लिए नहीं, छोटा सा तार, ठीक है, अल्प लंबाई मतलब छोटा सा तार, डेल्टा एल से दिखाते हैं। एल तो पूरी लंबाई हो गई और डेल्टा एल क्या हो गया, छोटी सी लंबाई, अल्प लंबाई, समझ रहे हैं? तो कहां पर लग रहा है बात, समझ रहे हैं? अति अल्प लंबाई के लिए मतलब कि कोई छोटा सा तार होगा, छोटा सा तार का टुकड़ा, वहां पर ये काम करेगा नहीं, ठीक है। अति अल्प लंबाई में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रायोगिक नियम है, प्रयोग से इसको बनाया गया है, इसीलिए जो बातें बायोट-सेवर्ट ने अपने प्रयोग में करी वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, वही नियम के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है। किसी चालक की अल्प लंबाई डेल्टा एल में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के कारण क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब कोई बिंदु हमको एज्यूम कर लेना है, कोई पॉइंट हमको एज्यूम कर लेना है, तो मैं सपोज कर रहा हूं कि ये चालक तार के यहां पर इतनी दूर कोई पॉइंट पी है, ये चालक तार से इतनी दूरी पर कोई पॉइंट पी है, और ये दूरी जो है सपोज चालक के इस पॉइंट से ये दूरी जो है आर है, कितनी है, स्मॉल आर है, ये वाली जो दूरी है ये स्मॉल आर है। तो चालक से आर दूरी पर क्या है, एक पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमको बताता है बायोट-सेवर्ट नियम। बात समझ रहे? इसमें धारा प्रवाहित करी, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हुआ उत्पन्न, और ये इस पॉइंट पर पी पर ये पॉइंट पी जो इसके पास में है, कितना चुंबकीय क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। चलिए नंबर 1 इन्होंने बात बताई। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे डिनोट करते हैं, बी से, लेकिन ध्यान दीजिए छोटी सी लंबाई में छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, छोटी सी लंबाई के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो डेल्टा बी लिखे, ठीक है। नंबर 1 ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है नंबर 1, अब यहां से बात समझना, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात जो इन्होंने बोली बायोट-सेवर्ट नियम में, वो ये बोली कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा का मान बढ़ाने पर बढ़ता है और धारा का मान घटाने पर घटता है। मतलब यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, अगर ये ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर मुझे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, अगर कम धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर कम चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। मतलब कि धारा जो है वो डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आए। गणित के भाषा में हम इसको ऐसे लिखते हैं इस बात से। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा देखो, दूसरा बात इन्होंने बोला चालक की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। अच्छा, डेल्टा की जगह डी भी लिख देते कहीं पर, है ना, इसको डीबी भी लिखा होगा, डीएल भी लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, डेल्टा बी डीबी एक ही बात होती है, चालक की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि डेल्टा बी जो होगा, अल्प लंबाई क्या है डेल्टा एल, तो इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है भाई। ये प्रायोगिक नियम है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया इसे, इसीलिए हम इसमें जो बातें बताएंगे डायरेक्ट वो लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा बी जो है डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, जल्दी से ये 2 बातें लिखो, 4 बातें बोली थी उन्होंने, 2 बातें लिखो, 2 बातें और बता रहा हूं। जल्दी से लिखें इसे। ठीक है, तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात इन्होंने कही थी, तीसरी बात इन्होंने ये कही थी, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा था
साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मतलब ये कोण जो है ना, ये वाला कोण थीटा है और इसके साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये कोण जिस हिसाब से चेंज होगा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा बी की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू घटेगी तो डेल्टा बी की वैल्यू घटेगी। और लास्ट बात इन्होंने जो कही अपने इस नियम में, वो ये कही कि चालक से बिंदु के बीच की दूरी, चालक से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है भाई। तो 3 रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं और एक रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? तो एक रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बोला है? बीच की दूरी के वर्ग के। तो बीच की दूरी क्या है भाई? इसकी बीच की दूरी है आर, इसका वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती को बिल्कुल सीधा सीधा लिखते हैं। तो जब मैं इन चारों को मिलाऊंगा, जब मैं इन चारों बातों को मिला दूंगा तो देखिए एक रिलेशन बन के आएगा। जब मैं इन चारों बातों को मिला दूंगा तो एक रिलेशन बनकर आएगा और वो रिलेशन है बायोट सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो ये 4 रिलेशन हमको मिले भाई, ये 4 रिलेशन हमको मिले। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू एल, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये 4 बातें बताई गई किसमें? हमको बताई गई बायोट सेवर्ट के नियम में। अतः इन चारों को मिलाने पर डेल्टा बी जो है वो मुझे अनुक्रमानुपाती मिल रहा है आई डेल्टा एल साइन थीटा और व्युत्क्रमानुपाती मिल रहा है आर स्क्वायर के। तो इन चारों को मिलाने पर एक समीकरण बन गई ऐसी। आई डेल्टा एल साइन थीटा के तो अनुक्रमानुपाती है तो ये ऊपर आ गई, और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये नीचे आ गया आंसर। बस इतनी सी बात है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो डेल्टा बी बराबर एक नियतांक आ गया के आई डेल्टा एल साइन थीटा। के को परिभाषित करेंगे भाई, जहां के क्या है? जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के बराबर नियतांक, और इस नियतांक का मान भी हमें बताया रखा है। इस नियतांक का मान होता है एसआई पद्धति में के बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइनल वैल्यू में पुटअप कर दूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं पहले से। म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है क्या? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम फाइनली। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू आ जाएगा भाई, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई पहले से था, आई डेल्टा एल साइन थीटा पहले से था, अपॉन में आर स्क्वायर पहले से था। ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो डेल्टा बी का एक फाइनल मान आ गया हमारे पास। डेल्टा बी इज इक्वल टू 10 की पावर -7 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर
मैग्नेटिक फील्ड एक अल्प लंबाई के चालक में प्रवाहित धारा के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले और इसे याद भी रखना। ये सारे टर्म्स हटा देते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। और इसकी यूनिट मैंने गलत लिख दी है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है ये। चुंबकशीलता कहा जाता है इसे। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बायोट-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायोट-सेवर्ट के नियम के अनुसार हमने ये पढ़ा कि अगर किसी चालक के अल्प लंबाई डेल्टा एल में धारा आई प्रवाहित की जाए तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी, वो आई के अनुक्रमानुपाती, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। इन चारों के वो इस प्रकार से रिलेटिव होती है। ठीक है, तो हमने इन चारों को मिला दिया तो हमें मिला b = I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, अनुक्रमानुपाती हटाया, एक नियतांक लगाया, उस नियतांक का मान है k का मान म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है, और म्यू नॉट का मान 4 इंटू 10⁻⁷। ठीक, ये वैल्यू जब हमने रखी तो हमें फाइनल जो आंसर मिला वो मिला 10⁻⁷ इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला हमें फाइनल आंसर। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को भी जरूर मिला होगा। ये भी उम्मीद करते हैं अगली क्लास में आप इन चीज़ों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।